नमस्कार। आज हम आरएजी डेवलपर स्टैक की दुनिया में उतरने वाले हैं। मतलब वो पूरा टूल किट जो आज के जमाने के पावरफुल एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए जरूरी है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा एआई कैसे बनाया जाए जो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद जानकारी न जाने बल्कि किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या प्राइवेट डेटा को भी समझे। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग सॉल्व करता है। और ये रहा हमारा रोड मैप। ये इन्फोग्राफिक ऑरा एजी डेवलपर का पूरा स्टैक दिखाता है। हम इसे परत दर परत समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई डेवलपर जीरो से एक एप्लीकेशन बनाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। आरएजी की दुनिया में ये नींव है डेटा, और उस डेटा को प्रोसेस करने वाला दिमाग। तो सबसे पहला काम है कच्ची जानकारी इकट्ठा करना, जिससे एआई सीखेगा। इसे कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। यहीं से एआई सीखना शुरू करता है, चाहे वो जानकारी किसी वेबसाइट पर हो या किसी कंपनी की इंटरनल पीडीएफ फाइल्स में। और यहाँ देखिए, डेटा निकालने के लिए भी अलग अलग तरह के टूल्स हैं। अगर डेटा वेब पर है तो क्रॉल एआई जैसे टूल्स हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स से निकालना है तो मेगा पार्सर या लामा पार्स जैसे ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब जब डेटा आ गया तो हमें उसे ऐसी भाषा में बदलना होता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। यहीं पर काम आती है टेक्स्ट एम्बेडिंग। इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझिए, जो हमारे शब्दों को नंबर्स में बदल देता है। अब यहाँ डेवलपर्स के सामने एक चॉइस आती है। या तो वो नॉमिक जैसे ओपन सोर्स मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन पर उनका पूरा कंट्रोल होता है, या फिर ओपन एआई और गूगल जैसी बनी बनाई पावरफुल सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल पर, या यूं कहें कि दिमाग पर। यह है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम। यही वो इंजन है जो सारी जानकारी को समझता है, सोचता है और हमारे सवालों के जवाब तैयार करता है। और ये स्टैक देखकर साफ पता चलता है कि आज के टाइम में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। डेवलपर्स के लिए एलएलएम्स का एक बहुत बड़ा और कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम मौजूद है। इसमें भी वही ओपन और क्लोज सोर्स वाली बात है। एक तरफ लामा 3 और मिस्ट्रल जैसे ओपन मॉडल है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स, गूगल का जेमिनाई और एंथ्रोपिक का क्लॉड। तो अब हमारे पास नींव के हिस्से तैयार हैं, डेटा भी है और दिमाग भी। अब बारी है इन सब को एक साथ एक वर्किंग स्ट्रक्चर में जोड़ने की। इन सभी हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेमवर्क। इसे आप एप्लीकेशन की प्लम्बिंग या उसका ढांचा समझ सकते हैं, जो डेटा एम्बेडिंग और एलएलएम के बीच इंफॉर्मेशन के फ्लो को मैनेज करता है। और यहाँ पर इस फील्ड के दो सबसे बड़े खिलाड़ी दिख रहे हैं, लैंगचेन और लामा इंडेक्स। ज्यादातर डेवलपर्स इन्हीं फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके आरएजी पाइपलाइन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब ये जो ट्रांसलेटेड डेटा है, जो नंबर्स के फॉर्म में है, उसे कहीं स्टोर भी तो करना होगा। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वेक्टर डेटाबेस। ये एक खास तरह की लाइब्रेरी है जो एआई को पलक झपकते ही सही जानकारी ढूंढने में मदद करती है। और जरा ऑप्शंस की लिस्ट तो देखिए। क्रोमा, पाइनकोन, क्यूड्रैंड, वीवी8, मिल्वस, और ये तो बस कुछ नाम हैं। ये एक बहुत तेजी से ग्रो करने वाली फील्ड है, जहां डेवलपर्स के पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। तो एप्लीकेशन बनाना तो कहानी का बस एक हिस्सा से। अब आता है सबसे जरूरी कदम, क्वालिटी चेक। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि जो एआई बनाया है वो वाकई में अच्छा काम कर रहा है या नहीं। जवाब सीधा है, उसे माप कर। सिर्फ ऐप बना देना ही काफी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना भी उतना ही जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी खास टूल्स आते हैं, जैसे कि रागाज, गिस्कर्ड और ट्रूलेंस। ये टूल्स डेवलपर्स को अपने एआई की परफॉर्मेंस को ग्रेड देने में मदद करते हैं। मतलब ये मापते हैं कि जवाब कितने सही और काम के हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी बिल्डिंग जर्नी को शुरू से आखिर तक संक्षेप में देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा? आरएजी एप्लीकेशन बनाने का सफर एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले नींव रखी जिसमें डेटा और एलएलएम्स थे, फिर आर्किटेक्चर बनाया फ्रेमवर्क और डेटाबेस से, और आखिर में क्वालिटी कंट्रोल किया। इस स्टैक की हर एक लेयर अपने आप में इनोवेशन और चॉइस की एक पूरी दुनिया है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही डायनामिक, रोमांचक और कॉम्पिटिटिव फील्ड है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं,
जैसे जैसे ये टूलकिट और भी एडवांस्ड होगा, इस पूरे स्टैक की कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी? डेटा, LLM या फिर इवैल्यूएशन वाला हिस्सा? सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल गाइड है। इसका शीर्षक है RAG डेवलपर का स्टैक। ये असल में एक नक्शे जैसा है, वो सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी RAG सिस्टम बनाने में लगते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि RAG सिर्फ एक मतलब एक तकनीकी शब्द नहीं रह गया है। ये AI को असल दुनिया के लिए उपयोगी बनाने का शायद सबसे कारगर तरीका है। मतलब AI को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखकर उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल, इसका मूल विचार यही है कि AI मॉडल को बाहरी, ताज़ा और सबसे ज़रूरी भरोसेमंद जानकारी से जोड़ा जाए ताकि वो सिर्फ रटे रटाए जवाब न दे। तो आज की हमारी कोशिश इसी नक्शे के हर हिस्से को समझने की है। हम ये देखेंगे कि एक डेवलपर कैसे इन अलग-अलग पुर्जों को जोड़कर एक शक्तिशाली AI सिस्टम तैयार करता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ टूल्स की लिस्ट नहीं है। हर चुनाव के पीछे एक सोच होती है, एक ट्रेड ऑफ होता है। हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम का दिमाग, उसका दिल, LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। यहाँ साफ तौर पर दो रास्ते दिख रहे हैं, ओपन और क्लोज्ड। हाँ, ओपन में लामा 3, Phi 3, मिस्ट्रल जैसे नाम हैं और क्लोज्ड में ओपन AI, क्लॉड, जेमिनी। ये तो पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला है जो कोई डेवलपर लेता है। हाँ, और ये फैसला ही आपके पूरे प्रोजेक्ट की दिशा तय कर देता है। मोटे तौर पर इसे लोग कहते हैं कि ये नियंत्रण बनाम सुविधा की लड़ाई है। लेकिन ये नियंत्रण बनाम सुविधा वाली बात थोड़ी मतलब घिसी पिटी सी लिखती है। असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहां एक रास्ता पूरी तरह बंद हो और दूसरा ही एकमात्र विकल्प हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, सोचिए आप हेल्थ केयर सेक्टर में एक AI बना रहे हैं जो मरीजों की रिपोर्ट्स को समझता है। ठीक है। अब आप मरीजों का इतना संवेदनशील डेटा किसी थर्ड पार्टी API जैसे OpenAI को नहीं भेज सकते। ये कानूनी और नैतिक दोनों ही तरह से गलत होगा। अच्छा, तो वहां आपके लिए लामा 3 जैसा ओपन मॉडल ही एकमात्र विकल्प है जिसे आप अपने प्राइवेट सर्वर पर अपनी पूरी निगरानी में चला सकें। और सुविधा वाला पहलू, उसका कोई उदाहरण? वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए एक छोटा सा ई-कॉमर्स स्टार्टअप है, उसे अपनी वेबसाइट के लिए जल्दी से एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट चाहिए। उनके पास ना तो अपनी बड़ी टीम है, ना ही महंगे सर्वर। वो OpenAI की API का इस्तेमाल करके शायद एक हफ्ते के अंदर एक बहुत शक्तिशाली चैटबॉट लाइव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये बिजनेस मॉडल, बजट और नियमों का भी सवाल है। ये हुई ना बात। ठीक है, तो हमने अपने सिस्टम के लिए एक दिमाग चुन लिया, लेकिन एक दिमाग खाली हो तो किसी काम का नहीं। उसे ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान आएगा कहाँ से? बिल्कुल, यहीं पर हमारा अगला हिस्सा आता है, डेटा एक्सट्रैक्शन। और ये वो कदम है जहाँ ज्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो सफल होते हैं या फेल हो जाते हैं। वो कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो यहाँ सबसे ज्यादा लागू होती है। यहाँ हमें दो स्रोत दिख रहे हैं, वेब और डॉक्यूमेंट्स, और उनके लिए क्रॉलाई, फायरक्रॉल, मेगा पार्सर जैसे कई टूल्स हैं। पर ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि वेबसाइट से डेटा निकाल लो या PDF से निकाल लो। क्या ये सच में इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। असल में ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अच्छा, सोचिए, एक वेबसाइट विज्ञापनों, मेन्यू, कमेंट्स और न जाने कितनी फालतू की चीजों से भरी होती है। इन टूल्स का काम उस सारे शोर को हटाकर सिर्फ काम की जानकारी, मतलब जो असली कंटेंट है, उसे निकालना है। और डॉक्यूमेंट्स के साथ भी यही होता होगा? और भी मुश्किल। एक PDF में टेबल हो सकती है, इमेज हो सकती है, अलग अलग फॉर्मेटिंग हो सकती है। इन टूल्स का काम उस असंरचित, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को निकालकर उसे एक साफ सुथरे इस्तेमाल करने लायक फॉर्मेट में बदलना है। ये बहुत मेहनत वाला काम है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने मेहनत करके साफ सुथरा डेटा निकाल लिया। अब इस ज्ञान को कहीं स्टोर करना होगा, एक तरह की लाइब्रेरी बनानी होगी जहां हमारा AI जरूरत पड़ने पर सही जानकारी ढूंढ सके। ये हमें स्टैक के अगले हिस्से पर लाता है, वेक्टर डेटाबेस। यहाँ क्रोमा, पाइनकोन, क्यूड्रांट जैसे नाम हैं। और ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं है, ये एक जादुई लाइब्रेरी है जहां किताबें अल्फाबेट के हिसाब से नहीं बल्कि मतलब के हिसाब से रखी जाती हैं। इसी को सिमेंटिक सर्च कहते हैं। वाह,
मतलब अगर मैं सिस्टम से पूछूं कि परिवार के लिए सुरक्षित कारें कौन सी हैं, तो वो सिर्फ उन दस्तावेजों को नहीं खोजेगा जिनमें ये शब्द लिखे हैं। नहीं, वो उन दस्तावेजों को भी ढूंढ निकालेगा जिनमें हाई सेफ्टी रेटिंग वाली एसयूवीज या बच्चों के लिए अच्छी मिनी वैन जैसी बातें लिखी हों। एकदम सही। यही इसका जादू है। ये शब्दों के पीछे के इरादे और मतलब को समझता है। पारंपरिक डेटाबेस कीवर्ड पर काम करते हैं, वेक्टर डेटाबेस संदर्भ पर, मतलब कॉन्टेक्स्ट पर काम करते हैं। और यही RAJ सिस्टम की रिट्रीवल यानी सही जानकारी ढूंढकर निकालने की शक्ति का राज है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। जैसा आपने कहा, ये लाइब्रेरी मतलब समझती है, लेकिन ये हमारी हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं समझती। ये सिर्फ गणित की भाषा यानी वेक्टर्स समझती है। सही पकड़ा। तो हमें एक अनुवादक की जरूरत पड़ेगी, कोई जो हमारी भाषा को वेक्टर्स में बदल सके। बहुत बढ़िया कनेक्शन। और वही अनुवादक है हमारी अगली परत, टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल। यहां भी ओपन और क्लोज दोनों विकल्प हैं। नोमिक जीना AI ओपन में और ओपन AI कोहेर क्लोज में। और इस अनुवादक का काम कितना जरूरी है? अगर ये अनुवादक अच्छा ना हो तो क्या गड़बड़ हो सकती है? सिस्टम कैसे फेल हो सकता है? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सोचिए, आपका अनुवादक एप्पल शब्द का अनुवाद करते समय ये नहीं समझ पाता कि बात फल की हो रही है या कंपनी की। अच्छा। तो जब आप खोजेंगे सेब के फायदे, तो आपका सिस्टम आपको आईफोन के फीचर्स वाले दस्तावेज दिखा देगा। एक खराब एम्बेडिंग मॉडल आपके पूरे रिट्रीवल सिस्टम को मतलब बेकार कर सकता है, चाहे आपका वेक्टर डेटाबेस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। समझ गई। तो अब हमारे पास दिमाग LLM है, ज्ञान डेटा है, एक जादुई लाइब्रेरी वेक्टर DB है और एक अनुवादक एम्बेडिंग्स भी हैं। लेकिन इन सब अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ेगा कौन? ये तो एक इंजीनियरिंग दुष्स्वप्न जैसा लगता है। और इसी दुष्स्वप्न से बचाने के लिए आते हैं फ्रेमवर्क, जैसे लैंगचेन, लामा इंडेक्स, हेस्टैक। अच्छा, ये वो गोंद है जो सब कुछ चिपका कर रखते हैं? हाँ, एक तरह से ये इस पूरे सिस्टम का नर्वस सिस्टम है। ये डेटा लेने से लेकर उसे प्रोसेस करने, स्टोर करने, खोजने और आखिर में LLM को जवाब बनाने के लिए भेजने तक की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कई डेवलपर्स लैंगचेन जैसे फ्रेमवर्क की शिकायत भी करते हैं। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जटिल है और कभी-कभी मदद करने के बजाय और मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बहस है आजकल। देखिए, शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने और जल्दी से कुछ खड़ा करने के लिए फ्रेमवर्क शानदार हैं। वे बहुत सारा समय बचाते हैं। लेकिन जब आप एक बड़ा और बहुत ज़्यादा कस्टमाइज सिस्टम बना रहे होते हैं, तो कभी-कभी इन फ्रेमवर्क की बंदिशें आपको परेशान कर सकती हैं। तब कुछ डेवलपर्स इन हिस्सों को खुद से जोड़ना पसंद करते हैं, ताकि हर चीज़ पर उनका पूरा नियंत्रण हो। तो इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। अब उस पहले पॉइंट पर वापस चलते हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स। हमने बात की थी कि उन्हें चलाने के लिए विशेषज्ञता और संसाधन चाहिए। हाँ, यहीं पर ओपन LLMs एक्सेस वाली परत काम आती है, जिसमें हगिंग फेस, ओलामा, ग्रॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स ओपन सोर्स की शक्ति को मतलब आम डेवलपर तक पहुंचाते हैं। आपको महंगे GPU खरीदने या सर्वर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिरदर्द ये प्लेटफॉर्म संभालते हैं। सही बात है। आप बस API के जरिए उन शक्तिशाली ओपन सोर्स मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ग्रॉक का नाम खास तौर पे स्पीड के लिए लिया जाता है। ये स्पीड इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर जवाब 2 सेकंड की जगह आधे सेकंड में आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पर जब आप एक कॉन्वर्जेशनल AI बना रहे हों। जैसे कि एक AI असिस्टेंट। हाँ, सोचिए, आप एक AI असिस्टेंट से बात कर रहे हैं। अगर आपके हर सवाल के बाद उसे जवाब देने में 3-4 सेकंड लगते हैं, तो बातचीत का पूरा प्रवाह टूट जाता है। वो एक इंसान से बात करने जैसा नहीं लगता। ग्रॉक की खास चिप, जिसे LPU कहते हैं, उसे लगभग तुरंत जवाब देने में मदद करती है। इससे बातचीत बहुत स्वाभाविक और रियल टाइम लगती है। यह उपयोगकर्ता के अनुभव के लिए एक गेम चेंजर है। हंसते हुए, यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। सिस्टम बनाना सिर्फ आधा काम है। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, क्या हम इस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये सही जवाब दे रहा है? या ये सिर्फ आत्मविश्वास से भरी पूरी बकवास कर रहा है? इसके लिए आती है हमारी आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी परत, इवैल्यूएशन। और यहाँ जिसकार्ड, रैगर्स, ट्रूलिन जैसे टूल्स हैं, ये परत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है?
कल्पना कीजिए कि आपने कानूनी दस्तावेजों पर एक रैक सिस्टम बनाया है। कोई वकील उससे एक कॉन्ट्रैक्ट की किसी शर्त के बारे में पूछता है। सिस्टम जवाब देता है, जो सुनने में 99% सही लगता है। लेकिन उसने एक छोटी सी बात अपनी तरफ से जोड़ दी है, एक हैलुसिनेशन। ये छोटी सी गलती आपके क्लाइंट को लाखों का नुकसान करा सकती है। रैगर्स जैसा टूल यही जांचता है कि जवाब 100% दिए गए सोर्स पे आधारित है या नहीं। अच्छा, उसकी फेथफुलनेस कितनी है? एकदम सही। तो ये सिर्फ सटीकता की जांच नहीं है, ये भरोसे की जांच है। इसका कोई असल उदाहरण है आपके पास? अरे, मुझे तो अपना एक प्रोजेक्ट याद आ गया। हमारा सिस्टम बाहर से देखने में शानदार जवाब दे रहा था, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन जब हमने ट्रू लेंस से उसकी जांच की तो पता चला कि 80% जवाबों में कुछ न कुछ मनगढ़ंत बातें थीं। बाप रे! बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटा हुआ था। उस दिन हमें इवैल्यूएशन की असली कीमत समझ आई। बिना इसके आप एक ऐसा एआई बना रहे हैं जिस पर आप अंधा भरोसा कर ही नहीं सकते। वाह! तो ये था RAG डेवलपर स्टैक बनाने का पूरा सफर। हमने देखा कि कैसे LLM, डेटा एक्सट्रैक्शन, वेक्टर डेटाबेस, एम्बेडिंग, फ्रेमवर्क और इवैल्यूएशन के हिस्से मिलकर एक शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ अलग-अलग टूल्स की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम की सबसे खूबसूरत बात इसकी मॉड्यूलैरिटी है। मतलब डेवलपर्स अपनी ज़रूरत, अपने बजट और प्रोजेक्ट के हिसाब से इन हिस्सों को मिला और बदल सकते हैं। जैसे कोई ओपन सोर्स LLM को OpenAI के क्लोज सोर्स एम्बेडिंग के साथ इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। या किसी खास काम के लिए क्यूड्रन जैसा विशेष वेक्टर डेटाबेस चुन सकता है। कोई एक सही तरीका नहीं है। ये लचीलापनी इस क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन की असली वजह लगता है। एकदम सही। ये डेवलपर्स को अभूतपूर्व शक्ति देता है। वे अब सिर्फ बनी बनाई चीजों के उपभोक्ता नहीं हैं, वे अपनी जरूरत के हिसाब से AI सिस्टम के निर्माता बन गए हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, जैसे जैसे ये सभी टूल्स और भी ज्यादा शक्तिशाली और इस्तेमाल में आसान होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में एक कस्टम RAG सिस्टम बनाना उतना ही आम हो जाएगा जितना आज एक वेबसाइट बनाना है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो जरा सोचिए कि जानकारी तक हमारी पहुंच और उसके साथ हमारे रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। जब हर व्यक्ति या हर छोटी कंपनी अपने खुद के डेटा और ज्ञान के आधार पर एक सुपर इंटेलिजेंट असिस्टेंट बना सकेगी, तो सीखने, काम करने और दुनिया को समझने का हमारा तरीका कैसे बदलेगा? एक ऐसी संभावना है जो रोमांचक भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है।